हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आपका आज वेलकम है मेरे इस फिजिक्स के चैनल पे जिसका नाम है रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अपने चैनल के बारे में कि स्टूडेंट्स, आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे क्लास 11 फिजिक्स और क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 10 की जो बेसिक आपकी फिजिक्स होती है, साइंस का जो पार्ट होता है, उसकी प्लेलिस्ट आगे के आने वाले दिनों पे। और सीबीएसई बोर्ड तो कवर करेगी और कुछ कुछ स्टेट बोर्ड के भी आपको, मतलब अप्रॉक्स सारे टॉपिक आपको स्टेट बोर्ड के भी यहाँ पे आने को मिलेंगे। और साथ में आपको बोर्ड से रिलेटेड और इवन नीट और जेई मेंस के बेसिक जो आपके क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों का न्यूमेरिकल्स का आपको यहाँ पे कलेक्शन मिलेगा मेरे साथ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल रेनबो बाय फिजिक्स पे। तो आज का टॉपिक सीबीएसई का जो पहला चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड का, या हम कह सकते हैं कि स्टेट बोर्ड का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में हम इन टॉपिक्स पे आज हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं, नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर पे कुछ आपके टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको हम कंप्लीट कवर करेंगे आज, जो थ्योरी वाला पार्ट है। और इससे रिलेटेड जो भी आपके बोर्ड या आपके नीट और जेई मेंस रिलेटेड जो आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनेंगे, बेसिकली बोर्ड को हम फोकस करेंगे, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कल कवर करेंगे। तो इसी तरह से आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको हम मेरे इन सारे वीडियोज़ पे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पहला टॉपिक, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसा कि ये वर्ड अपने आप में खुद अपनी कहानी कह के जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिसको हम चार्ज भी कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो ये जो फिजिक्स की ब्रांच है, ये अपने नाम में ही अपनी कहानी बयां करती है। तो ये आपकी ब्रांच आपसे क्या कहती है कि अगर हम चार्ज की रेस्ट में स्टडी करते हैं, तो ये जो जिसके अंडर पे हम स्टडी करते हैं, वो जो ब्रांच है फिजिक्स की, वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप यहाँ देखेंगे इस चैप्टर के अंदर आप जो भी चार्ज की स्टडी करेंगे, वो मूवेबल चार्ज नहीं होगा, बल्कि वो रुका हुआ रेस्ट पे होगा, वो चार्ज आपका रेस्ट पे होगा। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद हम चार्ज की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? वैसे तो कोई वेल डिफाइंड इसकी डेफिनेशन है नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो कि जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। कहने का मतलब, किसी भी मटेरियल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसके वजह से जो मटेरियल है उसमें या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या फील करता है, या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या फील करता है। देखिए, आप आगे के फर्दर चैप्टर्स में ये भी देखेंगे कि चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि जो चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो अगर हमारे किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस या फील कर सकता है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड को भी। तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। इसको नॉर्मली हम क्यू से डिनोट करते हैं, कहीं पे क्यू कैपिटल क्यू, कहीं पे स्मॉल क्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद आपके यूनिट्स। ये आपके इंपॉर्टेंट रहता है कि चार्ज की कौन कौन से यूनिट होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट के बारे में बात करें, तो जो इसके बेसिक यूनिट होती है, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई यूनिट जो होती है, आपको मिलेगी कूलॉम। कूलॉम इसकी बेसिक यूनिट होती है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एसआई यूनिट आपको इसको क्या मिलेगी? कूलॉम। और इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है, और सीजीएस यूनिट को हम कहते हैं स्टेट कूलॉम। और इसके कुछ और नाम भी है, इसको कहीं पे आपको ESU करके भी लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यही आएगा आपका, साथ में यूनिट। और कहीं कहीं पे इसका एक और नाम होता है, ESU के अलावा इसका एक और नाम होता है, इस नाम को भी हम बात कर लेंगे। ये नाम होता है आपका फ्रैंकलिन। तो हम ये जो इसका तीसरा नाम होता है, इसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन था मुझे इसके नाम, मैंने चेक कर लिया।
तो हम इसे फ्रैंकलिन नाम से भी जानते हैं। इसके सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम, ESU या फ्रैंकलिन है। इसकी जो यूनिट है आपकी स्टैट कूलम, ये बहुत छोटी यूनिट होती है, इतनी छोटी होती है कि 1 कूलम में लगभग 3 × 10⁹ आपको कूलम देखने को मिलते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये आपकी कितनी छोटी यूनिट है कि 3 × 10⁹ आपको एक स्टेट कूलम में आपको इतने कूलम देखने को मिलेंगे। एक कूलम में इतने आपका स्टेट कूलम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक कूलम में आपको 3 × 10⁹ स्टेट कूलम देखने को मिलते हैं। तो आप लगा सकते हैं कितनी छोटी यूनिट होती है। कहने का मतलब इतना 3 × 10⁹ स्टेट कूलम मिलकर एक कूलम को बना रहे हैं, तो कूलम से कितनी छोटी यूनिट है। तो आप याद कर सकते हैं इसको। जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी बेसिक यूनिट जो SI यूनिट है वो कूलम है, बहुत ही पॉपुलर यूनिट है, मोस्टली आपको यही मिलेगी। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ ज़्यादा ही हम बता रहे हैं कि सीजीएस यूनिट भी होती है, जैसे स्टैट कूलम, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और एक बहुत छोटी यूनिट होती है, इतनी छोटी यूनिट होती है कि 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको कूलम की बहुत बड़ी यूनिट भी देखने को मिलती है। अगर हम बिग यूनिट की बात करें तो इसकी एक बिग यूनिट भी देखने को मिलती है, वो होती है आपकी फैराडे। ये एक बहुत बड़ी यूनिट होती है कूलम की, चार्ज की। और 1 फैराडे में का मतलब होता है 96500 कूलम अप्रॉक्स। आप लगा सकते हैं कि 96500 कूलम जब मिलता है तब एक फैराडे बनता है। तो ये बिगेस्ट यूनिट मानी जाती है कूलम की, चार्ज की। तो देखिए बेसिकली तो आपको इतने से काम चल जाएगा कि इसकी SI यूनिट कूलम होती है। लेकिन फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए तो सीजीएस यूनिट इसकी स्टैट कूलम, ESU फ्रैंकलिन है। स्टैट कूलम लगभग बहुत छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट में आता है, क्योंकि एक कूलम में आपका 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। इसे याद करने का तरीका क्या होगा कि जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ है, उस पर एक पावर और बढ़ा दी तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम हो गया। और एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसको हम फैराडे बोलते हैं। फैराडे नाम आपका काफ़ी आगे भी आएगा, एक साइंटिस्ट थे। और एक फैराडे में आपकी 96500 या हिंदी में याद करो 96,500, इंग्लिश में याद करो 96,500 कूलम आपके क्या होते हैं, कूलम चार्ज आपका अवेलेबल होता है। तो ये आपकी इसके यूनिट होती है कूलम की, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं, यूनिट की हमने बात कर दी। अब हम इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे जिसको हम कहेंगे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसकी क्या क्या आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती है। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने पहली प्रॉपर्टी जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एडिटिव प्रॉपर्टी। जो चार्ज होते हैं उनमें वो क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं, मतलब वो जुड़ सकते हैं। और उनमें जो जुड़ने की प्रोसेस होती है वो एल्जेब्रिक, इसका सम हम इसे कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। अब देखिए एक वर्ड होता है, एक तो होता है सम मीन्स जोड़ना। एल्जेब्रिक सम, हमें चार्ज को जोड़ना है तो उसका साइन भी उसके साथ लेना है, उसका चिन्ह भी उसके साथ लेना है, इसे कहते हैं एल्जेब्रिक सम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक सिस्टम है, इसमें एक चार्ज है +2 कूलम, -3 कूलम, -5 कूलम और 1 कूलम, +1 कूलम। तो कोई हमसे कहेगा कि टोटल चार्ज इस सिस्टम में कितना है। तो हमें इसे टोटल चार्ज करने के लिए, टोटल चार्ज निकालने के लिए, क्यों निकालने के लिए हमको इसका एल्जेब्रिक सम करना होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब सिर्फ 2 इनके साथ इनका साइन भी हम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका +2 -5 +1 -3। तो इसे सॉल्व किया तो आपने 2 1 3 3 -3 0, तो -5 कूलम इसका क्या आएगा, एल्जेब्रिक सम। तो हम चार्ज में क्या कैसी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, कि चार्ज एक जगह अगर मैं टोटल चार्ज निकाल लें तो हम सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम करते हैं। एल्जेब्रिक सम मतलब उसके चार्ज की वैल्यू तो लेंगे, साथ में उसके साइन को भी साथ में लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हम बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, इसको बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम लें, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसका बाहर से कोई देना नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है, उसका बाहर से कोई लेना देना, इनको सेपरेट सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बात को समझना। इसके अंदर का चार्ज ना आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज इसमें स्टार्टिंग में +5 कूलम का चार्ज है,
तो फाइनली भी आपको इसमें +5 कूलाम का चार्ज ही मिलेगा। ना आप +5 का +4 कर सकते हैं, ना +5 का +6 कर सकते हैं, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आप सोचेंगे ऐसा कहाँ होता है, +5 का +4 तो होता ही है, वो तब होगा जब कोई 1 कूलाम चार्ज कहीं बाहर चले जाएगा, और +6 कब होगा, कब जब 1 कूलाम चार्ज आपका कहीं से अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब चार्ज ट्रांसफर तो हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, लेकिन चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो वो कंजर्व रहता है। चार्ज आपका ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉ बी डिस्ट्रॉय, सिर्फ उसका ट्रांसफर पॉसिबल है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज पॉसिबल है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कैसा रहता है, वो कंजर्व रहता है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें ये ट्रांसफर होगा ही नहीं। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि ये ट्रांसफर की कोई प्रोसेस होगी नहीं। +5 कूलाम अगर इनिशियली चार्ज है तो फाइनली भी आपका चार्ज +5 ही रहेगा। लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बहुत सिंपल वर्ड से समझते हैं। क्वांटाइजेशन चार्ज का क्या मतलब है, सपोज हमें चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे सेंड करना है या ट्रांसफर करना है किसी बॉडी से। हमारे पास एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, सपोज हमारे पास 2 बॉडीज है या 2 सिस्टम है ए और बी, इससे हमें चार्ज को ट्रांसफर करना है। तो जब भी हम चार्ज को देंगे तो मिनिमम चार्ज जो हम दे सकते हैं वो ई होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो ट्रांसफर हो सकता है। अगर कोई कहे कि मुझे इसका आधा चार्ज E/2 ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। कभी भी चार्ज अगर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर का मतलब समझते हैं ना, या तो दिया जाएगा या लिया जाएगा, तो ई के ही टर्म्स में लिया जाएगा। या तो जैसे यहाँ पे ट्रांसफर होगा चार्ज, या तो आपका ई चार्ज दिया जाएगा या 2 चार्ज देगा इधर से इधर, या 3 देगा या 4 देगा। वैसे ही सेम ई को लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा। ऐसा नहीं हुआ E/2 लिया या 3/2 ई ले लिया, मतलब फ्रैक्शन में आपका चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि ई आपका टूट नहीं सकता है। तो मिनिमम चार्ज आपका ई ट्रांसफर होगा, देन 2e, देन 3। तो कहने का मतलब किसी भी बॉडी में का जो चार्ज आएगा वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। ई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, जहां n जो है जिसकी वैल्यू क्या होगी, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 5 सो ऑन, कोई भी इंटीजर आपको देखने को मिलेगा। क्या आप n को 1 2 3 लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। खाली 1 2 3 अगर पॉजिटिव लेते हैं तो q = +- भी लिख सकते हैं, जब n को आप सिर्फ क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। लेकिन अगर आप इसको इंटीजर ले रहे हैं तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। अब ये प्लस माइनस का कंसेप्ट को समझना, देखिए सपोज यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि जैसे आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, 2 आपके पास ए और बी 2 बॉडीज़ हैं। मैंने कहा कि आपका ई चार्ज इधर से इधर गया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या अगर मैं ये कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब इसमें माइनस ही आ गया चार्ज। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी डिफिशियंसी होगी, तो जहाँ माइनस चार्ज की डिफिशियंसी होगी तो उसमें क्या आ जाएगा आपका चार्ज +E। तो ये आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। ई हमेशा ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो प्लस ही रहेगा। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो जहाँ जाएगा वहाँ आएगा नेगेटिव माइनस, और जहाँ से जा रहा है वहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो वहाँ आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे 3 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है Q = NE। जब चार्ज आपका ट्रांसफर होगा तो हमेशा वो किसके, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल e के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा, इसलिए चार्ज को हमेशा n × E ही लिख सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, जिनको हम आगे वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी आप सिर्फ समझिए कि 3 प्रॉपर्टी हो गई आपकी। एडिटिव प्रॉपर्टी कि चार्ज सम को हम सम कर सकते हैं, लेकिन कैसा सम करेंगे, अलजेब्रिक सम। दूसरा कंजर्वेशन में हम कहेंगे कि चार्ज
क्या होता है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। और तीसरी क्वांटाइजेशन, कि चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो हमेशा ई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आपके बनते हैं और इसको न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरी पार्ट में जा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगी आपको बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स अब इसके आगे बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। ये इसको हम एज अ फॉर्मूला याद कर सकेंगे। पहले हम निकालेंगे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के फॉर्म में, मतलब अगर कहने का मतलब अगर किसी बॉडी में एक कूलम चार्ज है तो इसका मतलब उसमें कितना ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, उसको हम निकालेंगे और उसको फिर एज अ फॉर्मूला याद करेंगे। एक बार निकालेंगे, कभी कभी एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है इसलिए निकाल लेंगे, और एज अ फॉर्मूला भी इसे हम याद रखेंगे, एज अ फैक्ट्स भी उसे याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये न्यूमेरिकल में आपका काम आता है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो उसमें जो कूलम चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको आती ही है। और अब हमसे ये पूछा है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो इसको उल्टा करके मैं लिख देती हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में आपका एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। ठीक हो गया। यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो एक कूलम चार्ज में क्या होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 10 आ गया, नीचे आ गया 16 और ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके 19 बना दिया। ठीक है, फर्दर से थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5/8 इंटू 10⁻19। इसे सॉल्व करते हैं। तो 0.625 इंटू 10⁻19 आया। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं डेसिमल को, तो ये हुआ 6.25, इससे बड़ा किया तो ये वाला छोटा ही रहेगी पावर 10⁻18। तो एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको मिलेगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे एक कूलम चार्ज में, इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। कभी कभी ये एज अ क्वेश्चन भी आपको मिलेगा आपको एग्जाम में, और कभी कभी आपको क्या बोलते हैं ये इससे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि जो 1 कूलम चार्ज है उसमें कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या हम कह सकते हैं कि एक कूलम चार्ज में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा कि न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम कल करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल पार्ट हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्योरी कवर की हुई है अपने। अब हम बात करते हैं कि हम चार्जिंग जब करते हैं तो चार्जिंग की कौन कौन सी मेथड है, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन कौन सी मेथड आपको मेथड आप यूज़ करते हैं। तो जो पहली मेथड है इसको कहते हैं हम रबिंग या फ्रिक्शन मेथड। ये मेथड आपने बचपन से गेम में भी, गेम जैसा भी किया होगा, इसमें खेल खेल में ये मेथड आपने बहुत की होगी। आपने क्या किया होगा कि बचपन में आप कोम जो होती है, कंघी जो होती है, जैसे आप बाल बनाते हैं, आप नॉर्मली इसको अपने बालों में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद आप छोटे छोटे पेपर के जो टुकड़े होते हैं, बिट्स ऑफ पेपर होते हैं, उनके पास अगर आप कंघी को लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कंघी जो होती है, वो कोम जो होती है, वो उन बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है कि जब कोम में ऐसा कोई चार्ज नहीं था तो कैसे एक अनचार्ज बॉडी दूसरे बिट्स ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, ये कैसे हो रहा है? तो इसका रीज़न होता है फ्रिक्शन। तो जब हम दो बॉडी को रब करते हैं, ठीक है, घिसते हैं आपस में, तो होता क्या है कि उसके कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पहली बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, जिससे एक बॉडी में आपकी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सेस में हो जाते हैं, जिससे दोनों बॉडी आपकी चार्ज हो जाती है। इस वजह से बालों से जब हमने कंघी को रगड़ा तो कंघी में चार्ज आ गया, और जब उसको न्यूट्रल कागज़ के टुकड़े जो न्यूट्रल थे उनके पास लाया
तो उन चार्ज जो कंघी थी उसने उन बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के थ्रू हम कि दो बॉडीज को जब फ्रिक्शन करते हैं, घिसते हैं, रब करते हैं, तो इसमें आपको क्या होते हैं, दो आपकी बॉडी में क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, इसे याद कर लेना। अगर हम एक ग्लास की रॉड लेते हैं और सिल्क लेते हैं, सिल्क का कपड़ा लेते हैं और इनकी हम जब रबिंग करते हैं तो जो ग्लास रॉड में चार्ज आता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसे ऐसे याद करना कि ग्लास में पॉजिटिव चार्ज बनी हुई ऐसी बॉल्स रखी हुई है। तो आपको हमेशा याद रखेगा कि ग्लास रॉड में हमेशा कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड को जब सिल्क से रख पड़ेंगे। और एक दूसरा एग्जाम्पल बहुत आपका यूज होता है कि अगर हम एक एबोनाइट की रॉड यूज करें, एबोनाइट की लकड़ी होती है, आबनूस की लकड़ी, उसको अगर हम फर से रब करें, किसी भी फर से या कैट्स के फर से, बिल्ली की खाल से अगर हम रगड़ते हैं तो जो एबोनाइट रॉड में चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा, थियोरेटिकल बेस देखने को मिलेगा, असर्शन रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि फ्रिक्शन में हमें पता है कि जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ा जाता है, रबिंग की जाती है, फ्रिक्शन किया जाता है, तो दोनों बॉडी में क्या आ जाता है, आपका चार्ज आ जाता है। और अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव आता है, तो सिल्क में नेगेटिव आता होगा ऑब्वियसली। और एबोनाइट रॉड को हम रगड़ेंगे फर से तो एबोनाइट में नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन आप बस इसका याद करिएगा, ग्लास रॉड में पॉजिटिव आता है, एबोनाइट में ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव। ऑब्वियसली क्या, इसे याद ही करना है कि इसको नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये आपको कई बार दिखेगा। तो ये पहली मेथड है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन की मेथड। दूसरी मेथड होती है आपकी कंडक्शन की मेथड। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये दोनों बॉडीज होती है कंडक्टर नहीं होती, नहीं तो उनका चार्ज फ्लो होके बह जाता। यहाँ पे ये दोनों बॉडीज जो होंगी वो ऑब्वियसली वो क्या होंगी, वो इंसुलेटर होंगी। तब रब करने पर चार्ज आया आपका। ठीक है, कंडक्शन की मेथड क्या होती है, कंडक्शन की मेथड में क्या होता है, आपके पास दो बॉडीज होंगी। कंडक्शन की मेथड में आपके पास दो बॉडीज होंगी। तो कंडक्शन की मेथड में आप देखोगे आपके पास दो बॉडीज होंगी, कंडक्टर बॉडी। इनका या तो हम इन दो बॉडीज को क्या करेंगे, दूर रखेंगे और बीच में एक वायर से कनेक्ट करेंगे, या हम दोनों बॉडीज को टच करेंगे। सपोज इस बॉडी में Q1 चार्ज है, इसमें Q2, और दूसरी कंडीशन में भी इसमें Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। ठीक है, दो आपके पास बॉडीज थी Q1 और Q2 चार्ज की। इनको या तो आपने टच किया या आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद फिर इनको दोबारा से दूर कर दिया, मतलब टच किया फिर दोबारा से दूर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज। अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, एक सी है, समान है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने दो बॉडीज है Q1 और Q2 चार्ज की, इनको हमने आपस में ऐसे रख दिया टच करके, फिर हमने इन दो बॉडीज को अलग अलग कर दिया, तो ये Q1 और Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसमें भी चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2, मतलब सेम चार्ज आपको मिल जाएगा Q1 प्लस Q2/2। लेकिन आधा चार्ज कब बटेगा दोनों में, जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल होंगी, एक समान होंगी। अदरवाइज ये रेशियो उसमें नहीं रहता। अभी आपके कोर्स में इतना ही है, क्वेश्चन में कहीं आएगा तो आपको वो नॉन आइडेंटिकल केस वाला भी हम करा देंगे। तो यहाँ पे आधा चार्ज आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक आपके पास बॉडी है 5 कूलम की या 5 माइक्रोकूलम की, और एक बॉडी है आपकी 3 माइक्रोकूलम की। इनको आपस में टच किया फिर दूर कर दिया, तो दूर करने के बाद क्या है, 5 + 3 टोटल 8, तो इसमें भी 4 माइक्रोकूलम आ जाएगा, इसमें भी 4 माइक्रोकूलम। इसी प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कंडक्शन मेथड। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोकूलम वर्ड आया, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने चार्ज की यूनिट पढ़ी थी और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट पढ़ी थी वो कूलम थी। कूलम की छोटी बड़ी यूनिट बनाने के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, माइक्रोकूलम, पिकोकूलम या फेम्टोकूलम, ये यूज़ कर लेते हैं, जिसको आपने 11th फिजिक्स में पहला चैप्टर जब पढ़ा होगा तब ये यूनिट पढ़ी होगी कि माइक्रो का मतलब क्या था। अगर 1 माइक्रो लिखा है इसका मतलब 10⁻⁻6 कूलम, 1 कहीं पे पिको लिखा है इसका मतलब 10⁻⁻12 कूलम, 1 फेम्टोकूलम का मतलब है 10⁻⁻15 कूलम। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो वहाँ पे आप ये वाली यूनिट पढ़ते हो, माइक्रो, पिको, फेम्टो, एटो करके, इस तरह से 3 की टेबल चलती है। अगर आपको याद है तो आप कहीं भी बना सकते हो। वैसे भी अगर आपको याद नहीं भी है तो कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। माइक्रो हमेशा 10⁻⁻6, पिको 10⁻⁻12 और फेम्टो 10⁻⁻15। तो ऐसी वाली यूनिट्स भी आपको मिलेंगी। ये
कूलाम ही है, बस छोटी बड़ी बनाने के लिए उसमें हमने आपका यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिए। तो आपको समझ में आ गया होगी। दूसरा मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, कंडक्शन मेथड। दो चार्ज बॉडी लीजिए, ठीक है, उनको आपस में मिलाइए, फिर दूर रखिए, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, या सॉरी तीसरा जो मेथड है आपका चार्ज करने का, वो है आपका इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, एक बॉडी आपकी चार्ज होती है और एक मेटेलिक होती है लेकिन अनचार्ज्ड होती है। जैसे यहाँ पे सपोज एक मेटल बॉल है, ये मेटल की आपकी एक बॉल है जिसको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ पे एक चार्ज्ड बॉडी हम इसके पास या चार्ज रॉड लेके आए, ये नेगेटिव चार्ज की। ये जो रॉड है आपकी, ये आपकी चार्ज्ड है। तो इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को इंड्यूस करना, कुछ समय के लिए पैदा करना, इंड्यूस करना। तो इंडक्शन क्या है, जैसे ही आप चार्ज रॉड को मेटल के पास लेके आए, मेटल में चार्ज तो है लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, सब कुछ है इसमें। तो इनिशियली जो मेटल की कंडीशन थी, इसमें कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ चार्ज मेटल में। जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज आपकी रॉड इसके पास लाते हैं, तो होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं मेटल के। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले सिरे में आ जाता है और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है तो वो दूसरे वाले सिरे में चले जाता है, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेरी चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, क्यों, जैसे ही इस चार्ज बॉडी को हटाएंगे ये दोबारा से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और इस तरह की कंडीशन होकर न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे अभी तो इसमें एक तरफ का पॉजिटिव पार्ट हो गया, एक तरफ का नेगेटिव, लेकिन जैसे ही इस चार्ज रॉड को हटाएंगे तो ये दोबारा से मिक्सअप हो जाएगा और पूरा का पूरा दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा चार्ज प्रोड्यूस हो जो टेम्परेरी ना होकर थोड़ा सा परमानेंट हो, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है। इतना करेंगे, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, जब आप इतना करेंगे, ये यहाँ से आप इसकी अर्थिंग करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ से अर्थिंग कर दी हमने, अर्थिंग कर दी, तो ये लीकेज करंट के फॉर्म में ये चार्ज इधर चले जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपके अर्थ की अर्थिंग हो जाएगी, तो ये वाला चार्ज आपका हट जाएगा। और अभी ये नेगेटिव जो रॉड है वो अभी यहीं रही, नेगेटिव रॉड, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या, जैसे इसकी अर्थिंग हुई, इसके बाद आपने किया नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा दीजिए, अर्थिंग भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। तो जैसे आप इसको हटा देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, ये पूरा का पूरा इसमें स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, आपका पूरे मेटेलिक बॉडी में फैल जाएगा। तो आपका एक परमानेंट चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये है कि आप इंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू कैसे चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले आप एक चार्ज बॉडी को लेके आए, इसने इंड्यूस किया चार्ज, लेकिन इंड्यूस चार्ज बहुत परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। इसको टेम्परेरी बनाने के लिए हमने अर्थिंग करी एंड देन इसको हटाया, तो ये चार्ज हमारा इसमें एक परमानेंट चार्ज आया। तो ये तीन मेथड है आपकी, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, जिसके थ्रू आप किसी भी बॉडी में चार्ज को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर होगा ना, प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपका कुछ समय के लिए फ्रिक्शन के थ्रू उसमें चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ समय के लिए जिसको कहते हैं टेम्परेरी या मोमेंटरी चार्ज आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड है, इसको देख लीजिएगा। इससे भी रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। ये समझ में आ गया ना, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। कोई आपको प्रॉब्लम है, कहीं पे कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा उसके बारे में। रिपल्सन शॉर्ट टेस्ट मैंने लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दो बॉडीज चार्ज अगर हैं तो उनमें या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, लेकिन दोनों बॉडीज चार्ज है ये पहचानने के लिए रिपल्सन जो है वो ज़्यादा शॉर्ट टेस्ट होता है। अभी देखो, मैंने अट्रैक्शन रिपल्सन बताना भी जरा यहाँ पे स्किप कर दिया था। जब हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के आपके चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फ्रैंकलिन ने इन्हें नाम दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्ज में एक से चार्ज, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब लाइक चार्ज एक पॉजिटिव का तो ये रिपेल करेगा,
एक नेगेटिव का ये भी रिपेल करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक अगर नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये चीज़ आपकी होती है। तो यहाँ पे जो रिपल्सन होता है, ये रिपल्सन कहते हैं इसको, रिपेल करने को रिपल्सन और अट्रैक्ट करने को कहते हैं अट्रैक्शन। तो अगर हमें ये चेक करना है कि बॉडी चार्ज है, दोनों बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये चेक करना है, तो उसका जो श्योर टेस्ट होता है वो रिपल्सन होता है। रिपल्सन ये आपका कभी कभी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में भी आता है, एमसीक्यू में भी आपको मिलेगा कि शॉर्ट टेस्ट क्या है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन चेक करने का, क्या कहते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्सन। इसको समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक बॉडी पॉजिटिव है, दूसरी भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगी, रिपेल। तो अगर यहाँ पे रिपेल हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सन होता है। यहाँ पे आपका ये क्या कर रही है, रिपल्सन हो रहा है। दूसरी बात, अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तब भी ये रिपेल कर रही है। ठीक हो गया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। एक चीज़ और, एक पॉजिटिव है और एक अनचार्ज्ड है, मतलब चार्ज नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंघी चार्ज थी, लेकिन लकड़ी जो कागज के टुकड़े जो होते हैं वो अनचार्ज थे, तो तब भी वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। या ये नेगेटिव है और एक अनचार्ज्ड बॉडी है, मतलब एक ही बॉडी चार्ज है, दूसरी अनचार्ज है, तब भी वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट, तब भी वो इसको क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। तो देखिए, दो चीज़ों के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, देखो यहाँ यहाँ यहाँ, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपकी चार्ज्ड बॉडी है, हो सकता है कि उसमें से एक क्या हो, अनचार्ज्ड है। तो अट्रैक्शन आपका श्योर टेस्ट नहीं है चार्ज होने का। लेकिन रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों बॉडीज में क्या होगा, चार्ज होगा। अगर एक बॉडी को अनचार्ज कर दोगे तो उनमें रिपल्सन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है, इसको डिस्क्राइब करना भी आता है कि क्यों जो है आपका रिपल्सन श्योर टेस्ट है। तो रीज़न समझ में आ गया। रिपल्सन श्योर टेस्ट इसलिए है क्योंकि दो बॉडीज के बीच में अगर रिपल्सन है, तो इसका मतलब ये कंपलसरी है कि दोनों बॉडीज क्या होंगी, चार्ज होंगी। ये कंपलसरी है कि दोनों बॉडीज क्या होंगी, चार्ज होंगी। लेकिन अगर दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों बॉडी चार्ज है। यहाँ पे चलो चार्ज है, लेकिन यहाँ पे एक बॉडी अनचार्ज्ड है, तो अट्रैक्शन आपका श्योर टेस्ट नहीं है, रिपल्सन आपका क्या है, श्योर टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये था आपका रिपल्सन श्योर टेस्ट है। लास्ट टॉपिक